नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कौन हूं मैं? ऐ जिंदगी तू ही बता, थक गया हूं मैं खुद का पता ढूंढते ढूंढते। कई बार हम अपनी ही उपलब्धियों को पूरा करते करते कई बार हमारे समय इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। हमारे जो अपने ही कृति होती है, जो कामकाज होता है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि आज अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर है, अन्नदाता हमारे सड़कों पे है और सरकार से संवाद की जो स्थिति है वो सही से बन नहीं पा रही है। गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, सभी मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है कि किसानों की जो समस्या है वो सरकार संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश पे आज हम बातचीत करेंगे और आज जो हमारा कार्यक्रम है, मैं आप सबों से बताना चाहूंगी दर्शकों कि आज हमारा शख्सियत से साक्षात्कार कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं किसान नेता, संस्थापक सलाहकार दूरदर्शन किसान चैनल श्री नरेश सिरोही जी। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार सतपाली जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है कि आपने एक अवसर दिया है बात रखने के। बहुत बहुत आभार सर। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी कि श्री नरेश सिरोही सर अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित देश के तमाम किसान संगठनों के बीच अपनी खास पहचान रखते हैं। सिरोही जी ने विगत 22 वर्षों से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत सरकार में दूरदर्शन किसान चैनल के संस्थापक सलाहकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई संस्थानों में साक्षी मंडल के सदस्य सहित विभिन्न दायित्व को में रहते हुए वर्तमान भारतीय कृषि पद्धति और कृषि नीतियों में व्यापक सुधारों के माध्यम से सनातन कृषि परंपरा और किसानों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। श्री सिरोही जी ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, दूरदर्शन किसान चैनल, समन्वित कृषि प्रणाली विकसित कराने एवं भारतीय देशी गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए रोड मैप की संकल्पना तैयार करने एवं इन सभी संकल्पनाओं के सभी तरीके से लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे किसान परिवार में आपका जन्म हुआ है। आप मेरठ जिला से आते हैं और आप बचपन से ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि भी लेते रहे हैं। आप कॉलेज के दिनों से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और इसी दौरान 1987 में किसान आंदोलन के जनक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सानिध्य में आए और उनके साथ किसान हितों की लड़ाई लड़ते रहे। किसान हितों के संघर्ष में उनके साथ कई बार जेल भी गए। श्री सिरोही जी चौधरी टिकैत के अंतिम समय तक उनके विश्वास पात्रों की सूची में बने रहे। 1987 से 1997 तक, 1987 से 1979 तक लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने जिला किसान सेना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री तथा चौधरी टिकैत के मार्गदर्शन में बने राजनीतिक भारतीय किसान कामगार पार्टी के संस्थापक संगठन मंत्री जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी किया। प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में बनी केंद्रीय संयुक्त मोर्चा सरकार में भारतीय किसान कामगार पार्टी की ओर से संचालन समिति के आप सदस्य भी रहे हैं। 90 के दशक में हुई उदारीकरण, वैश्वीकरण, किसान विरोधी नीतियों के विरोध में देश के अंदर किसान आंदोलन को खड़ा करने में आपकी अहम भूमिका भी रही है। देश विदेश में आपने भ्रमण किया है और कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी आप लिखते रहे हैं, निरंतर लिखते रहे हैं।
जी सर। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके बहुत लंबे अनुभव रहे हैं। किसान आंदोलन को आपने बहुत करीब से देखा है और आपने बचपन से जो इस आंदोलन को देखा है, समझा है, क्या कहेंगे, अभी का माहौल भी ऐसा है। तो ये सरकार और किसानों के बीच में जो संवादहीनता है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? आपके अनुभव क्या कहते हैं सर? देखिए शेफाली जी, वो वर्तमान में देश में परिस्थिति है, और परसों अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जिस ढंग से किसानों से अपील की है, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए कि किसान भाई एक साथ आए, बैठें, एक स्थान पर बैठें। कुछ लोग उसको शर्त मान के चल रहे हैं, तो ऐसा मैं सोचता हूं कि किसी को नहीं समझना चाहिए कि कोई शर्त है, लेकिन एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। वो भारत सरकार में गृह मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनका दायित्व बनता है कि वो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, उसको व्यवस्थित करें, और किसान भाइयों से संवाद का जो काम अभी अधूरा है उसको पूरा करें। तो उनकी अपील बहुत, मैं मानता हूं कि बहुत ही ठीक है, और उस तरह की अपील उनका करना बनता है। और उन्होंने अपना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो ये उनका है। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, तो तीनों बिलों को लेके बहुत सारी सरकार और किसानों के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो दूर की जानी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका, जो हम एक तो वातावरण बहुत स्वस्थ ढंग से निर्माण करें। लोकतंत्र में किसान हो या आम जन हो, कोई भी हो, उसका अधिकार रहता है कि जब भी कभी उसको परेशानी का अनुभव लगे या एहसास हो कि उसको कहीं परेशानी आने वाली है, तो जी। शांतिपूर्वक ढंग से वो अपने बात कहने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेके और स्वस्थ ढंग से अपने जो ये विधा है इसका इस्तेमाल करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये एक उनका अधिकार है, और सरकार का भी दायित्व है कि सरकार किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है और किसानों की हमदर्द सरकार है। तो वो किसानों को भी जैसा कि कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि वो उनसे बात करने के लिए तैयार है, पिछली बार 2 बार बात उनसे हुई है, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा स्वस्थ वातावरण तैयार करें। बहुत सारे लोग, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस किसान आंदोलन को दूसरा रूप देने के लिए तत्पर हैं कि सरकार की बदनामी हो जिससे, और किसानों की भी बदनामी हो, किसानों को भी अराजक तत्वों के श्रेणी में गिना जाए। और शेफाली जी, मेरा लंबा अनुभव है आंदोलन का। मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी आंदोलन होते हैं, चाहे वो किसानों का हो या किसी का भी आंदोलन हो, जब भी ये आंदोलन होगा तो बहुत सारे असामाजिक तत्व जी। वो ऐसे आंदोलनों में सक्रिय हो जाते हैं, और उनका मकसद केवल इतना ही रहता है कि वो सरकार को बदनाम करें, सरकार उन पे कार्रवाई करे। उकसाने वाले कोई काम उधर से होंगे, किसानों की तरफ से कुछ तत्व उसमें सक्रिय हो जाएंगे, सरकार को मजबूरी कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो सरकार की बदनामी भी होती है कि सरकार ने गोली चलाई, लाठी चलाई। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सरकार में जो आईबी है या और इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, उनका ये दायित्व बनता है, मैं उनके अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो लगातार किसान संगठन का जो नेतृत्व है कर रहे लोग हैं, उनके संपर्क में उनको रहना चाहिए, और रह भी रहे होंगे, और उनको आगाह भी कर रहे होंगे कि आप अपने किसान जो आपका आंदोलन है वो अच्छे अहिंसक रूप से चलना चाहिए। उसके अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उन पे निगाह रखनी चाहिए। और जो किसान भाई आए हुए हैं, आपने आजकल तो सब ये मोबाइल का जमाना है, तो वीडियो बना के ऐसे तत्वों की वीडियो भी बनाते रहना चाहिए, ताकि कोई अगर घटना दुर्घटना होती है तो उनको चिन्हित करने में आसानी हो। और उन अधिकारियों को, सरकार को भी ये कहना चाहिए कि इस तरह के लोग इसमें सक्रिय हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए भी उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, अब हमारे बहुत ऐसे पत्रकार लोग हैं, बहुत सारे और सोशल मीडिया के तरह से कि इसमें खालिस्तान
का ये आंदोलन बन गया है तो उसका नेतृत्व खालिस्तान में पहुंच गया, ये सब बातें नहीं करने का समय है। समय ये है कि ये असामाजिक तत्व हमेशा ही सक्रिय रहते हैं, हर आंदोलन में रहते हैं। हमको, किसानों को भी और सरकार को भी इस मामले में बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और उनसे हमको दूर रह के और एक स्वस्थ वातावरण में एक संवाद का जरिया बनना चाहिए। क्योंकि देश के आजादी के बाद से ही किसानों के विभिन्न सरकारों ने बहुत अच्छे काम भी किए, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने खराब किया है, लेकिन सब अच्छे। और हमारी जो मोदी जी की सरकार 2014 से बनी है, वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों के लिए अच्छे से अच्छे नीतियां बने जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। और ये पहली बार इस सरकार में हुआ कि पहले किसानों का उत्पादन पे बहुत जोर रहता था, कि सरकारें उत्पादन करने पे बहुत जोर लगाती थी, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने ये कहा कि हम किसानों के उत्पादन के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे, और उस दिशा में प्रयास हुए हैं। और सरकार लगातार सिंचाई के मामले में हो, बिजली सुधार के मामले में हो, सड़कों के मामले में हो, गोडाउन के मामले में हो, और तमाम तरह के जितनी भी सब किसानों को जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको डेवलप करने में सरकार की भूमिका है। और सरकार ने देखिए 6,000, चाहे बेशक वो बहुत कम राशि है, लेकिन एक राशि देने की शुरुआत की है सपोर्ट के लिए, कि सरकार किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए भी ट्रांसफर कर रही है उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा देखते हुए। हालांकि ये पर्याप्त होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन शुरुआत है। किसानों के लिए जो फसलों का उत्पादन है उस पे, चाहे उन्होंने फैमिली लेबर नहीं जोड़ी है उसमें, C2 पे नहीं किया है, खाली FL पे किया है, लेकिन 1.5 गुना लागत देने का भी काम किया है। सैद्धांतिक रूप से ये कुछ बेसिक काम है जो किसानों के लिए हुए हैं, फसल बीमा का हो, सॉइल हेल्थ का हो, या और तरह के। और उसके अलावा भी जो गरीब कल्याण के योजनाएं हैं बहुत सारी, वो सरकार ने निश्चित रूप से लागू की है। तो ऐसा नहीं मान सकते कि आप सरकार किसान विरोधी है या गरीब विरोधी है। इस तरह का जो आरोप लगाते हैं वो राजनीति से प्रेरित आरोप है, उनको मैं एक तरह से खारिज करता हूं। और मेरा कहना ये है कि इन सब के बावजूद भी एक बात सच्चाई है कि जो सरकार एमएसपी तय करती रही है, हमेशा जो सरकार खरीदती है वो तो सुनिश्चित होता है कि उसको एमएसपी का रेट मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी फसलें बाजार में बिकती हैं उनका एमएसपी से नीचे रेट रहता है। ऐसी परिस्थितियां हैं। तो हम लगातार इस प्रयास में हैं और सरकार को सजेशन भी देते हैं। सरकार भी इस पे अपने ढंग से प्रयास करती है कि बाजार की परिस्थितियां ऐसी निर्माण की जाएं जिससे किसान को अपने फसल उत्पादन का ज्यादा पैसा मिल सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको प्रयास करना चाहिए। और अब एक समय है, 70 साल हो गए, लंबे समय किसान घाटे की खेती कर रहा है। उस घाटे की खेती से उसको उबारने की जरूरत है। लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग इस से रोजगार पाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। भारत के लिए कृषि व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है। हमारा जो इसका देश का मूल आधार है वो कृषि आधारित है, और कृषि से ही पूरा देश का अर्थतंत्र चलता है। लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने देखा होगा कि जहां हर सेक्टर, चाहे वो सर्विस सेक्टर था, चाहे इंडस्ट्री थी या बाकी सब सेक्टर था, वो औंधे मुंह पड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी देश का किसान भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में दिन रात खेत में अपना पसीना बहा रहा था और खड़ा था, और लोगों को खाद्यान्न उत्पादन जो उसने किया उसके कारण किसी को कोई समस्या नहीं आई। कहीं ऐसा रेट नहीं हुए कि जो आम आदमी ना खरीद पाए। उसने दूध भी पैदा करके शहरों को भिजवाया, उसने फल सब्जियां भी, चाहे खुद घाटे में रहा फल सब्जियों को भिजवाने के मामले में, दूध के मामले में। किसान को और बागवानी के किसानों को, फूल के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है लॉकडाउन के समय में, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी, उस किसान ने इन सबको पूरा किया है। तो सरकार का, हमारे संगठन का भी दायित्व है कि हम किसानों की जो वाजिब परेशानियां हैं उसको समझें, उसको माने, उनको अपने साथ टेबल पे बिठाएं, उनसे बातचीत का रास्ता बनाएं। और जो असामाजिक तत्व, चाहे वो किसान संगठन में
घुसे हुए हैं, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पत्रकार हैं, कुछ जो इस पूरे वातावरण को, जो गांव को नहीं समझते, देहात को नहीं समझते, किसान को नहीं समझते, आंदोलन को नहीं समझते, ऐसे लोग तरह तरह की टिप्पणियां जो है कर रहे हैं। मेरा उनसे भी विनम्र निवेदन है कि भाई आप हम लोगों पर रहम करिए, किसानों पर रहम करिए और इस तरह की टिप्पणियां बंद करिए कर। जी सर शेफा। आपने बहुत अच्छी बात कही, हाँ बहुत अच्छी बात कही कि सर अपने जो मध्यस्थता का रास्ता है सरकार और किसानों के बीच की, ये बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। आप मानेंगे कि सरकार ने, जब इन्हें पता था कि ये आंदोलन होगा, तो इस आंदोलन के पहले मतलब इन्हें बातचीत करने के लिए कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था। और जो आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, तो ये समर्थन मूल्य के खिलाफ आखिर वजह क्या है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ त्रुटि है, जो ये अपनी जमीन को, अपनी मातृभूमि को, मिट्टी को छोड़ करके और इस तरह के कोरोना काल में सड़कों पे बैठे हुए हैं और वो अडिग रहेंगे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है सर, सरकार से चूक तो हुई है। नहीं, जो असल क्या है कि लॉकडाउन के चलते जो एक स्वस्थ प्रक्रिया थी संवाद की, वो बाधित हुई है, निश्चित रूप से बाधित हुई है। और जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई होगी। कोई हमारा अहंकार नहीं है कि हम चूक को स्वीकार न करें। कोई ना कोई वजह जी तो है कि लोग सड़कों पे आए हैं और कहीं ना जी कहीं हमसे कोई चूक हुई है। तो अगर हम अपनी चूक जो हुई है उसको सुधार भी सकते हैं। हमारा कोई जी ऐसा नहीं है कि जो अन्नदाता सड़क पे है, अगर वो सड़कों पे है और हम घर में सोते हैं तो हमको हम्म तकलीफ नहीं होती। मैं तो व्यक्तिगत रूप से आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, तो मैंने पास जी तो 36 मुकदमे एक समय में मेरे ऊपर लगे। सड़कों पे लाठी डंडा हम लोगों ने सब खाया है, जेलों में रहे हैं। तो हम उनकी हम्म तकलीफ को अच्छी से जानते हैं कि जो किसान जी भाई ऐसे सड़क पे है वो बहुत तकलीफ में होगा। कैसे सड़क पे सोता होगा, कैसे उसके खाने पीने की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चूक है उसको सुधारने का भी समय है। और इसमें कभी भी गलती किसी से भी हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको हम्म सुधारना और अपना मन अच्छा रखने की जरूरत है। किसानों को भी अपना हम्म मन बहुत अच्छा रखना चाहिए। उनके बनाई हुई सरकार है, उनकी सरकार है, किसी गैर की सरकार हम्म नहीं है। उनको लेकर सरकार को दिल्ली में माने प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मिला है, उन्होंने उनमें भरोसा हम्म जताया। आगे भी भरोसा जताना चाहिए। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य जो मिल रहा है उसको मिलता रहेगा और मंडियों का जो स्ट्रक्चर है उसको भी खत्म नहीं किया जाएगा। इसमें जी जो तीनों अब हमारे बिल आए हैं या अब जो जी कानून का रूप है, उनमें कुछ जी शंकाएं हैं किसी की, वो बैठ के हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि उनको ये शंका है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। और उनको ये है कि जब टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा, मंडियों में टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर बिना टैक्स के लोग कहेंगे, तो धीरे धीरे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। तो राज्य सरकारों का दायित्व है कि मंडियों में सुविधाएं बढ़ाएं। अटल जी के समय पे एक मॉडल एक्ट आया था मंडियों के सुधार के लिए, लेकिन एक जो मंडियों के अंदर हमारे व्यापारी हैं, जिनको लोग हम्म बिचौलिया कहते हैं, व्यापारी हैं, जी तो वो है, अफसरशाही है। और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल वहां जो रहते हैं, उनका एक नेक्सस बना हुआ होता है, क्योंकि पैसा मंडियों में इकट्ठा होता है तो उस पैसे का कैसे वो उपयोग दुरुपयोग भी उसमें होता है। तो उनके अपने स्वार्थ होते हैं, जिससे मंडियों के अंदर बहुत सारी अव्यवस्थाएं बनी रही, लंबे समय से बनी थी। ये मंडियां तो जो है सर छोटू राम जी के समय की शुरुआत हुई थी। उसमें बाद 55-56 में आजादी के बाद लगभग सभी राज्यों ने एपीएमसी एक्ट बनाया और मंडियां बनाई। मंडियों की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे मंडियों में भी अव्यवस्था फैलती चली गई। जो नेक्सस आजादी से पहले किसान को लूट का जरिया बनाता था, उसने फिर मंडियों के बाद भी वो शुरू किया। तो किसान को राहत जी तो उसमें नहीं भाई। तो अटल जी के समय पे एक एक्ट बना था उस मंडियों की विसंगतियों को दूर करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अब ये प्रयास हम्म हुआ कि मंडी के बाहर भी कोई खरीदना चाहता है किसानों से सीधे खेत पे जाके तो खरीद ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो खरीद ले। लेकिन कंपटीशन और चार लोगों का भी होना चाहिए। तो मंडियों का जो ढांचा है
ये सरकार खत्म नहीं कर रही है, इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो मंडी के स्ट्रक्चर को मजबूत करे, उसकी विसंगतियों को दूर करे, और जो टैक्स का स्ट्रक्चर है अपने टैक्सों को भी वहां कम करे, और किसानों को जो व्यक्ति ज्यादा सहूलियत दे, उनके खेत से माल उठाने की बात करे, उसकी ग्रेडिंग की बात करे। और मैं समझता हूं कि जहां किसान को अच्छा लगेगा अपना माल बेचेगा, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कंपटीशन होना चाहिए। एक इसमें जो जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सरकार ने बहुत फूल प्रूफ, मैं कहता हूं, उसका प्रारूप तैयार किया है, और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। केवल एक समस्या है कि एसडीएम विवाद का निपटारा करेंगे, तो एसडीएम कोर्ट के ऊपर चूंकि पहले से ही बहुत प्रेशर रहता है, और किसानों का जो एसडीएम से दिन रात का वास्ता है, वो बहुत, उनका अनुभव ठीक नहीं है। तो किसान भाई चाहते हैं कि उसके लिए एक अलग से कोई ट्रिब्यूनल बन जाए या कुछ और व्यवस्था बन जाए, जिससे किसानों के विवादों का निपटारा हो सके। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिसका अगर अच्छा पुसाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो उसमें किसी की बाध्यता नहीं है कि वो कोई बाध्यता है कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी बात, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो सरकार ने उसमें सुधार किया है, तो अगर गोदामों में रखने की जो कैपेसिटी है माल स्टॉक होल्डिंग की, अगर वो बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा माल रख सकेंगे अपने गोदामों में। और इसमें एक शंका है कि इसमें जो है, जो उपभोक्ता है उसको पूंजीपतियों के हाथ में जो है खेलना पड़ेगा, और वो उनकी मनचाही कीमत उनको देनी पड़ेगी। सरकार ने उसमें भी प्रावधान किया है कि जब चाहें तो उन पे ऊपर पाबंदी लगा सकती है, उनके स्टॉक को अपने पोजीशन में ले सकती है, उस पर निगरानी रखेगी सरकार, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें भी थोड़ा शंका है, तो इसमें एक पोर्टल बना के, जैसे एक छोटा दुकानदार अपने यहाँ, आजकल तो सब ऑनलाइन या कंप्यूटर लगाते हैं, अपने यहाँ जो माल आता है उनके दुकान में उसको स्टॉक चढ़ाते हैं, फिर जो बिकता रहता है उसका स्टॉक का रजिस्टर रोज चेक करते हैं, जो सामान जी खत्म होता है उसका। तो इसी तरह देश के गोदामों में, चाहे वो सरकार के गोदाम हो, चाहे कॉरपोरेट के गोदाम हो, चाहे प्राइवेट और छोटे व्यापारियों के गोदाम हो, जो भी खाद्यान्न गोदाम में जाए वो पोर्टल के माध्यम से, उस पे पोर्टल पे उसका रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। और जब माल वहां से, एक मान लो आज 4 ट्रक आए हैं तो 4 ट्रक की एंट्री हो जानी चाहिए, एक ट्रक गया है तो एक ट्रक को उसमें से निकाल देना चाहिए, ताकि पूरे देश के आम लोगों को भी ये पता रहे कि हमारे देश में खाद्यान्न की क्या स्थिति है, उसका बिल्कुल लोग जायज फायदा ना उठाएं। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनमें हम आगे बढ़ जाते हैं तो मैं समझता नहीं हूं कि कोई और बड़ी वजह है। जो तो तीनों सर, हाँ सर, आपने जो अभी बात कही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको समझाएगा कौन? क्रियान्वयन कैसे होगा? इसको लागू कैसे करेंगे? कौन इसके मध्यस्थता करेगा सर? नहीं, सरकार में हमारे कृषि मंत्री जी और बाकी सब लोग इस बात को किसानों को समझाने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने अपने जो सोर्स हैं उनको किसानों के बीच में उनको सक्रिय किया हुआ है, वो बातचीत शायद कर रहे हैं। तो जल्दी 3 तारीख में कृषि मंत्री जी ने अपने यहाँ हाँ, किसानों को बुलाया है, न्योता दिया है। तो मैं समझता हूँ किसान भाई जाएंगे और अपने अच्छे वातावरण में बात करेंगे, और ये तीन समस्या का। दिसंबर हाँ, 3 दिसंबर का उन्होंने तारीख दिया है, 3 तारीख जी का जी दिया जी है जी 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 कृषि मंत्री ने, हाँ, तोमर जी ने। जी तो जी। अभी सर, 3 जो हमारी एक्ट आए हैं, विधेयक, ये कैसे हित में है या हित में है? आखिर परेशानी क्या है? कहाँ दिक्कत है? क्या नहीं समझ पा रहे हैं, या सरकार क्या नहीं समझा पा रही है? आखिर ये क्यों उतर के आ गए हैं सड़क पे? आखिर कोई तो नहीं, वजह है। तो एक्ट शेफाली में जी, क्या है? जो जो मैंने आपको बताया ना कि जो एक्ट में है जी और जो अभी नए कानून है, उसी के बारे में मैं आपको ये बता ही रहा था कि इस तरह से जो है, जो ठीक शंकाएं है। किसानों की है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसान जो है सड़क पे आ जाएगा, तो मैं समझता हूं कि वो अ, उसकी शंकाओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। मैंने आपको अभी पूरा विस्तार से बताया है, तो इसमें मैं दोहराना नहीं चाहूंगा बातों को।
तो इसमें केवल हमको ये है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के एक संवाद का रास्ता होना चाहिए। असामाजिक तत्व, चाहे वो सरकार के जो बहुत खैरख्वाह बनते हैं, गांव में एक कहावत है कि अपने पक्ष का मूर्ख और दूसरे पक्ष के धूर्त से ज्यादा कष्ट दे देता है। तो कई लोगों को लगता है कि हम बहुत सरकार की मदद कर रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं इनको, कोई किसी जाति वर्ग से जोड़ रहा है, कोई किसी से जोड़ रहा है। ये सब बहुत तुच्छ जी। बात है। इनसे उन मूर्खों से बचाने की आवश्यकता है। सरकार भी इनको दूर करे, अपने जो इस तरह के लोग हैं जो लगता है कि हाँ, तो ये वातावरण ही खराब करेंगे। और किसानों भाइयों, जो मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने आप आसपास की वीडियोग्राफी करते रहें। अगर कोई इस तरह के सामाजिक तत्व उनको दिखाई देते हैं तो उनको चिन्हित करें, पुलिस के हवाले करें। और जो भड़काऊ बातें कर रहे हैं कि हमने इंदिरा गांधी को ठोक दिया तो उसको ठोक दिया और मोदी को ठोक देंगे, ऐसी किसी की नहीं है। मैं किसान आंदोलनों को मैं जानता हूं, अब से नहीं जानता हूं, 30-35 साल से मेरा उनसे वास्ता है। हमारे बहुत सारे पंजाब किसान साथी हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है। कोई इस मानसिकता का है ही नहीं, एक भी आदमी ऐसा इस मानसिकता का नहीं है कि जो सरकार से वो आंदोलन कर सकते हैं, सड़क पे लड़ सकते हैं, लेकिन कोई देश विरोधी बात करेगा, सरकार विरोधी बात करेगा, ये सब नहीं है। और इसमें जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है या और पार्टियां तमाम तरह की, उनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम किसान को फुटबॉल ना बनाए। किसान को इधर से उधर धक्के मारने की जरूरत नहीं है और उसको बहकाने की जरूरत नहीं है, फुसलाने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ ढंग से देखिए, बहुत बड़ा वर्ग है देश का, 86% छोटा किसान है जो 1 हेक्टेयर से नीचे की जोत वाला है। भाई उस पर रहम करिए, वो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर रहा है आपको पता नहीं है। तो कम से कम उसके हित में जो नीतियां हैं, उसके हित में जो काम है, उस पे आप, जो सरकार अच्छा करती है उसको भी बताइए और सकारात्मक सुझाव भी दीजिए। कोई भी नीति अपने आप में एक बार में बनने के बाद शेफाली जी परिपूर्ण नहीं होती है, उसमें लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है और समय समय पे उनमें बदलाव होते रहते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, अगर ये तीनों विधेयक आए हैं, इसमें कोई विसंगतियां होंगी तो सरकार निश्चित रूप से उनको समय रहते दूर भी करेगी। और जो अभी की शंकाएं, सरकार उसका भी समाधान करने के लिए तत्पर है। उसमें अपने को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री के भरोसे आपने इतना भारी बहुमत देके सरकार को अपना वोट देके दिल्ली भेजा है, तो आप भरोसा करिए उसके ऊपर। अविश्वसनीयता नहीं होनी चाहिए, विश्वास कायम होना चाहिए। सरकार पे भरोसा होनी चाहिए। ये बात आपने कहा कि सरकार को तो हम लोग ही बनाते हैं, हमारे जो हमने ही वोट दिया है और सरकार हमें नहीं बनाया है। जैविक खेती से किस तरह से इनकी जो आपने काफी लिखा भी है आपने जैविक खेती के विषय में, तो इसके विषय में कुछ बताइए सर कि जैविक खेती से किस तरह से भला हो सकता है और हालात कैसे सुधर सकते हैं और कैसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। कि आज का जो अवसर है उसमें जैविक के लिए हम विस्तार से कभी और भी चर्चा करेंगे। लेकिन भारत की जो कृषि विशेषज्ञ आजकल, एक तो बहुत कृषि विशेषज्ञ हो गए हैं, एक बहुत किसान नेता भी हो गए तथाकथित। अब उनको मैं ये कहता हूं कि जो भी अभी बहुत, मैं टीवी पे बहस पे देख रहा हूं, बहुत लोग आते हैं जिनको एबीसीडी किसान का भी पता नहीं है, आंदोलन का भी पता नहीं है, कृषि पद्धतियों का पता नहीं है। वो लोग अनर्गल प्रलाप जो है टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। इनसे भी समझने की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि भारत की जो कृषि पद्धति है वो 10,000 वर्ष से पुराना उसका इतिहास है। जो पारंपरिक कृषि पद्धति है, एक वो सिस्टम था जो बहुत लंबे समय चला, और एक वर्तमान में जो कृषि पद्धति है वो अलग तरह की है। उसमें कृषि के, मैं कहता हूं कि खाद्य उत्पादन से लेके और उसके व्यापार के जो तौर तरीके हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के हैं। जो दुनिया में प्रचलित पद्धति है उसको हमने भी अपनाया हुआ है। हरित क्रांति के बाद और तेजी से वो चीजें पनपी है, व्यापार के तरीके भी बदले हैं। अब हम केवल जो पुराना हमारा पारंपरिक तरीका था, केवल उस ढंग से ही हम व्यापार नहीं करते। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर WTO पे साइन करने के बाद
हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो कानून है उनकी भी समझ होनी चाहिए, उनकी भी बाध्यता क्या होती है उनको भी पता होना चाहिए। सरकार उनसे कैसे अपने किसानों को बचाती है उसका भी पता होना चाहिए। और बाहर जो विदेशों में जो कृषि पद्धति है उसका हम लोग हमेशा उसको देखते रहते हैं, उसको वॉच करते रहते हैं कि वो किस तरह का है और वहाँ के जो नियम कायदे कानून है वो कैसे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि विदेशों में या विकसित देशों में जो कृषि पद्धति है और हमारे यहाँ की कृषि पद्धति में बेसिक फर्क है। अरुण जेटली जी जी ने कानपूर की एक बैठक में WTO की में ये वार्ता के दौरान कहा था कि भारत के लिए कृषि व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है। तो वो वास्तविकता है कि भारत के लिए कृषि व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है। हमारे 60-65 करोड़ लोग इस पे आश्रित हैं, ये उनकी जीविका का एक बड़ा साधन है, रोजगार का देश में बड़ा साधन है। इतने लोग बिना सरकार के किसी सहयोग के अपने से रोजगार प्राप्त करते हैं, देश के 138 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं उनको। तो ये सब जो विषय हैं, हमारी कृषि जी पद्धति कैसे सुधरेगी, हमारा कृषि का जो व्यापार करने का तरीका है वो कैसे होगा, इंटरनेशनल कानूनों से हमको अपने किसान को कैसे बचाना है, उस पर व्यापक चिंतन की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें समझनी चाहिए, उसके बाद कृषि नीति पे बात करनी चाहिए। अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव विषय है। और जी खासकर आप जो पूरे देश में किसानों का जो आंदोलन है उसको मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में उनका अधिकार है इस बात को करने का, और करनी भी चाहिए। और सरकार का भी ये फर्ज है कि उनको बुलाए और बातचीत करे। एक तरह से बात हम यही समझेंगे कि जो जिस तरह से सरकार कुछ ना कुछ कहीं छूट गया है तो उसको अनसुना कर ना कर दे, इसके लिए भी जरूरी हो गया था कि आंदोलन के जरिए एक मैसेज जो है, संदेश दिया जाए सरकार को। जिस तरह से एक बच्चा माँ जिद करता है तभी माँ उसको भोजन देती है, मतलब उस तरह से है कि सरकार से ही हम कह सकते हैं नहीं, कोई ये भी अपने यहाँ परेशानी। कहावत है कि बिना रोए माँ दूध हम्म, नहीं पिलाती है। तो बच्चा रो रहा है हाँ तो हाँ सरकार माँ के बिल्कुल रूप में है, उसको दूध पिलाएगी, उसको चुप करेगी। सरकार का काम है भाई जी ये। हाँ मैं वही कह रही थी कि सरकार तो सरकार है, सरकार से ही हम गुहार लगाते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो हमारी सरकार है हमारी समस्या का समाधान करे। सर आप निश्चित रूप से। आदरणीय टिकैत जी के साथ आप मार्गदर्शन में बहुत सारा काम किए, कैसा अनुभव रहा, क्या दौर था वो, और क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, जो आज आंदोलन होता आंदोलन था। शेफाली जी, जो आज आंदोलन है ना, हम्म उससे भी उस समय के जो आंदोलन थे वो उस समय से इस समय से भी ज्यादा व्यापक हुए। और निश्चित रूप से जो है टिकैत साहब का जो व्यक्तित्व था, उनका जो वो था, वो बहुत ऊंचा था। बड़ा हम लोगों का सौभाग्य ये रहा कि हमको उनके साथ निकट से काम करने का अवसर मिला। तो जी सरकार वहां बड़े देश के तमाम बहुत सारे प्रधानमंत्री भी सिसौली गए। किसानों की राजधानी सिसौली कहलाता था, तो वहां गए और हमेशा बातचीत होती थी, सकारात्मक बातचीत होती थी। कभी इस तरह का वातावरण नहीं मिला। वोट क्लब पे भी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो हम लोग यहाँ वोट क्लब पे थे। और बहुत अच्छा, ये सरकार का क्या है कि शुरू में वोट क्लब पे भी ये हुआ, मुलायम सिंह जी ने गिरफ्तार किया अपने समय पे। तो बहुत सारे आंदोलनों में गिरफ्तारियां भी होती हैं, लाठी चार्ज, आंसू गैस भी छूटता है ना। वो कोई ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है। उसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि ये किसी तरह से खेल बिगड़ जाए। तो इन सब बिल्कुल से सावधानी रखते हुए अपना किसानों का जो नेतृत्व है वो और सरकार का जो नेतृत्व है वो, उनमें आपस में संवाद और उसमें एक विश्वास कायम होना चाहिए। आपस में अविश्वसनीयता नहीं बननी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि टिकैत साहब के समय पे ये सब जो सरकार और किसानों के बीच में बहुत विवाद होते थे, लेकिन बहुत सारे सुलझाव भी होते थे। सरकार को वो बहुत कुछ कह भी जाते थे और सरकार उसको सुनती भी थी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री, तो हम लोग उनके यहाँ टिकैत साहब के साथ कई बार गए। तो टिकैत साहब कई बार बहुत कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो गांव के सीधे साधे लोग थे, कोई बहुत एलिट क्लास की भाषा तो नहीं जानते थे वो।
जो देहाती बात सीधी सीधी होती थी वो कह देते थे। तो हम लोग भी सीधे सीधे बात कहते हैं, कई बार उसका हम लोगों को नुकसान भी होता है कि सीधे बात क्यों कह देते हो भाई। तो जी। तो भाषा थोड़ी दूसरी तरह की होती है ना, जी तो जी। हम लोग सीधे सीधे बात भी कह देते तो उसके नुकसान भी होते। कुल मिला के बात साफ सुथरी भी करनी चाहिए, और टिकैत साहब हमेशा बहुत साफ गोई से बात करते थे। जी सर। मैं सर समझता हूँ कि आपने आज के लिए शेफाली जी काफी हो गया, दर्शक भी उनको भी कुछ इसमें से समझने का मौका मिला होगा, और वो दर्शक तो हमसे भी ज्यादा ही बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत। हाँ, चेतना भाटी जी सुन रही हैं और नमस्कार कर रही हैं। सर मेरे मन में एक ये सवाल आ रहा है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से किसान चैनल को संभाला, चलाया, तो क्या कुछ उसमें कुछ परेशानी भी आई और क्या ऐसा अनुभव रहा था वो साझा करें सर तो। नहीं, किसान चैनल बहुत अच्छे ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया, बहुत अच्छा चला। और आपको ताज्जुब होगा कि 8 महीने के रिकॉर्ड टाइम में सरकार ने उस चैनल को ऑनलाइन किया और लॉन्च किया, और 7-8 महीने के लगभग समय में उसकी टीआरपी भी 2 करोड़ पहुंच गई। लेकिन चूंकि सरकारी सिस्टम रहता है, उसकी अपनी व्यवस्था होती है, तो लेकिन चैनल ने बहुत कुछ किसानों के लिए जो है अभी भी बहुत जी। ढंग से वो कर रहा है काम, कोई ऐसी उसमें समस्या नहीं। सर तो अब ये समझना चाहूंगी कि किसानों का हल जो है दिल कैसे जीता जाएगा और समाधान कैसे निकलेगा। चलते चलते ये क्या कहेंगे, किस तरह से बातचीत होनी चाहिए सरकार और संगठन आंदोलन जो कर रहे हैं किसान, शेफाली जी इनके बीच देखिए, में। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किसानों का दिल कैसा जीता जाएगा। तो किसान तो सबसे भोली कौम इस दुनिया में है, इस सृष्टि पे सबसे अगर कोई भोली कौम है तो वो किसान की है। वो पैदा करता है, खिलाता है, उसे खिलाने की आदत है, और वो उससे अगर आप थोड़ा प्यार से बात करोगे, पुचकार के बात करोगे, उसको साथ बिठा के बात करोगे, उसके परेशानियों को समझने का प्रयास करोगे, तो किसान ऐसी कौम है कि वो कभी आपको कष्ट नहीं देगी। आपको हमेशा किसान, भगवान के बाद किसान का दर्जा जो आता है वो कैसे क्यों आता है? क्योंकि जो प्रकृति माँ है हमारी, जी। वो पोषण करती है इस सृष्टि पे आके, उसी में से सारा उत्पादन होता है। प्रकृति अगर ना दे तो किसान है कैसे पोषण होगा? और प्रकृति और जो लोग जो खाने वाले हैं, चाहे उसमें छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हैं या बड़े से बड़े प्राणी हैं, सबका पोषण इस पृथ्वी से ही होता है, ये प्रकृति माँ करती है। लेकिन उस पोषण करने वाली प्रकृति माँ के बीच में और आप तक जो भोजन पहुंचता है उसके बीच में कौन है? किसान। इसलिए किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि वो भगवान का पुत्र है, वो भगवान की जो पोषण की व्यवस्था है उसमें हाथ बटाता है। तो किसान बहुत भोली कौम है। मैं इसमें किसान को तो कोई ऐसी मैं समझता नहीं हूं। जब भी सरकार और बाकी लोग चाहेंगे तो बैठ के बातचीत का हल निकलेगा, और जो शंकाएं हैं उनका समाधान होगा। और मैं समझता हूं कि सरकार भी हमारी बहुत सहृदयता से काम लेगी, और वो ले भी रही है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग राजनीति करने वाले जो दल हैं, उनका काम है वो राजनीति, हम उसका बुरा नहीं मानते। मैं कभी उसका, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब वो ये कांग्रेस ये कर रहे हैं तो फलाना वो कर रहा है। अरे भाई ठीक है, वो राजनीति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उनका काम है। जी। लोकतंत्र में उनको हमारे टांग खींचने का अधिकार है, खींचे टांग। लेकिन सकारात्मक सुझाव भी अगर देंगे शेफाली जी, वो अपनी भूमिका जी। को कम से कम किसान के लिए जो कुचाल है उनका सहारा न ले, जो अच्छे सुझाव है उनको सरकार को दें, उस पर दबाव बनाए सरकार पे, उनका अधिकार है, वो करना चाहिए उनको। उसमें कोई किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। वो तो तमाम अगर पार्टी करती है। सरकार, अब मैं तो ये भी मानता हूं कि भाई अगर उनके बहकाए में किसान आ रहा है तो हमारे बहकाए में क्यों नहीं आ रहा? हमको भी सही तो बात है। हमारा अच्छा काम है, उसके बावजूद अगर किसान हमारे
बैकाए में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हम बिल्कुल। अच्छा काम करके नहीं बैका पा रहे तो इसका मतलब हमको अपनी गलती स्वीकार भी करनी चाहिए। कोई इसमें बुराई क्या है? हम्म। तो इसलिए हमको किसानों के बीच में जाके बात करनी चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं कि बहुत सारे किसान संगठनों से मेरा संपर्क भी हुआ है। मैंने भी उनको आगाह किया कि भाई अपने बीच में जो असामाजिक तत्व है उन पे जरा कड़ी से कड़ी नजर रखो, कहीं कोई किसानों के आंदोलन पे लाल छन न लग जाए। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई असामाजिक तत्वों के कारण हमारे जो किसान आंदोलन का इतिहास है वो कलंकित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो दिल दिल कैसे जीता जाएगा सर? तो मैंने बताया ना कि दिल, किसान तो भोली कौम है, इसका दिल तो कोई भी जीत सकता है। हाँ, ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। ये बात कही किसान है तो कि और भोली ध्यान कौम है। रखना है कि हाँ। हम्म। किसान किसान तो बहुत भोली कौम है, इसके दिल जीतने में किसका क्या लगता है? जी। इसको तो प्यार तो से बिठा के बहुत। बात करोगे, उसकी हम्म। समस्याओं को हम्म। सुनोगे और हम्म। आश्वासन दोगे, कुछ समाधान निकालोगे। लेकिन देखिए लंबा समय हो गया किसान को, घाटे की खेती करते हुए 70 साल से ऊपर शेफाली जी बीत गए हैं। उसके उत्पादन का लागत से कम लागत पे उसको दाम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका गुस्सा फूटेगा, और वो स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। हमको उसका समाधान खोजने की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर गांव में पैसा जाएगा, किसान के पास पैसा जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी, कमजोर नहीं होगी। किसान के पास पैसा जाने से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं, मजबूत होगी। ये सेक्टर आपके लिए बहुत वरदान है, इस देश के लोगों के लिए वरदान है। तो इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए समाज के हर वर्ग को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, अपना दिल बड़ा रख के किसानों को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए। और सरकार भी इस दर्द को निश्चित रूप से समझेगी। मोदी जी ने बहुत सारे काम किसानों के हित में किए हैं, और आगे भी वो प्रतिबद्ध है कि किसानों की आमदनी को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो बहुत राजनीतिक दल है उस पर कटाक्ष करते हैं, उनका अधिकार है, वो कटाक्ष करे, कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी की जो बात सर कर रहे हैं कि इसी की वजह से ये मेन जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो है, इसको सुधारने की जरूरत है, संशोधन की मैं जरूरत है। मैंने अपनी बातचीत में वही कहा कि जो एमएसपी, हम्म। जो मार्केट के नेक्सस है, वो आज के बने हुए नेक्सस नहीं है शेफाली। वो नेक्सस बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। आप ये देखिए, प्याज की फसल आती है, जब खेत में होती है और खुद के बाजार में आती है तो 1 रुपया किलो, 50 पैसे किलो। और उसके बाद हर साल प्याज में जो व्यापारियों का, अधिकारियों का, राजनीतिक लोगों का एक नेक्सस बना हुआ है, वो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ रुपया उसमें से बनाते हैं। हर साल उसकी शॉर्टेज दिखाएंगे, कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसे निर्माण करेंगे कि प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बिक हम्म। जाएगी। तो ये क्या बात है? ये कोई ना कोई मार्केट के ऐसे नेक्सस बने हुए हैं जिनको तोड़ना बहुत जरूरी है। सरकार की भी उसमें जिम्मेवारी कि ऐसे नेक्सस को तोड़े। देखिए केरल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने फल सब्जियों के भी एमएसपी तय किए हैं। उसका चाहे वो बेशक हमारे विरोधी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उनके अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और पूरे देश की राज्य सरकारों को भी उसी पैटर्न पे जाके किसानों की जो लागत है उसके कम से कम किसान को घाटा तो ना हो, उसकी मजदूरी तो उसको मिलनी चाहिए, उसको मजदूरी पाने का तो वो अधिकारी है। तो कम से कम हम बाजार के जो नेक्सस है इनको भी ध्यान रखें। जो विदेशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, लगातार उस पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है कि एमएसपी से नीचे कोई ऐसी फसल ना आए कि जो हमारे एमएसपी से भी नीचे रेट चले जाए बाजार के। कोई बाहर से ऐसे इंपोर्ट ना करें। तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी नीतियां, क्योंकि हम इंटरनेशनल कानूनों से बंधे हुए हैं, हमने कुछ सेफ्टी मेजर भी लेके रखे हुए हैं। और अटल जी की सरकार में भी अरुण जेटली जी ने जब कैनकुन की बैठक हुई थी, जो समय मैंने आपको पहले कहा, उन्होंने उसकी जी। सुरक्षा कवच, मोदी जी ने जो आरसेप वाली मीटिंग थी, इसमें भी अपने किसानों को सुरक्षा प्रदान करी,
हस्ताक्षर नहीं किया और किसानों की चिंता की, तो निश्चित रूप से सरकार किसानों के अहित में नहीं है और जो कुछ गलतफहमियां हैं उसको आपस में बैठ के निकालना चाहिए और बहुत बड़े मन से सरकार को और किसान संगठनों को, किसानों को बड़े मन से आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद का जो रास्ता है उसको अपनाना चाहिए और मन में कोई एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। जो लोग द्वेष पैदा कर रहे हैं, तरह तरह के भड़काऊ टेप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों की समाज में कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम इन कृत्यों को किसान के लिए बंद करें। राजनीति करनी है और जो अपने हथकंडे अपनाने वो भाई किसान के ऊपर कम से कम रहम करके रखें, नहीं तो सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं ऐसी भी मांग करता हूं सरकार से कि उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए जो किसानों के नाम पे तमाशा या खेल करने के लिए अपने रोटियां सेक रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और मैं बात कर रही हूँ कि बिहार, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ऐसे अराजक तत्व भी बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं और हमारे जो किसान भाई है, अन्नदाता है, उनकी जो समस्या है वो उसका समाधान भी निकलेगा। हमारी कोशिश होगी। जो बिहार है और यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, केरल है, तमाम जो पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, तो जुड़े तो है, लेकिन ज्यादातर तौर पे ये दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन जुड़े हैं मन से भी। और सभी की समस्याएं लगभग तकरीबन एक ही है, अगर मैं सही हूं सर। तो बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा और केरल और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, सभी की समस्या है और सभी की समस्या का समाधान भी निकलेगा। आपसे आपने बहुत अच्छी बातचीत की, बहुत अच्छी बातें कही कि जो अराजक तत्व हैं उस पर सख्ती से निपटना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे अन्नदाता किसान भाई की जो मूल समस्या है उसका समाधान निकले और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से निकले, शांति से निकले। यही हम भी दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं। और ये आंदोलन एक सकारात्मकता की तरह रहे और इसकी जो जरूरत है किसानों की, अन्नदाता की, उसकी पूरी हो। सरकार भी कोशिश कर रही है, हम भी यही प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई। अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार सर। हम फिर मिलेंगे और नमस्कार आपसे शेफाली, और भी आपका भी बातें बहुत बहुत करेंगे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सार्थक विषय पे आज चर्चा की है, आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जी, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं आपका परामर्श बेहद महत्वपूर्ण एवं अमूल्य है। क्या कंपनियों के लिए एमएसपी से नीचे खरीदने पर रोक होनी चाहिए? एक हमारी सबके लिए होनी हाँ, एक चाहिए, दर्शक है सबके लिए हमारी, होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है। डरलीमा किसान राठी। किसान की जो भी लागत है और सरकार जो एमएसपी तय करती है, बाजार में जो भी ऐसा नेक्सस बने सरकार को तोड़ना चाहिए कि किसान की लागत पे उसको प्रॉफिटेबल प्राइस मिलना चाहिए। निश्चित रूप से लाभकारी मूल्य किसानों को मिलने चाहिए, उससे देश का भला है, आम नागरिकों का भला है। बहुत अच्छी बात कही। तो इन्होंने सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे कार्यक्रम का समाप्त करने की भी का समय हो गया है, हमारा भी प्रतिबंध होता है। और ये लगातार पूछ रही सिरोही जी, आयात निर्यात नीति के लिए भी आपका मार्गदर्शन बेहद सकारात्मक सोच लिए है, राठी जी कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हम्म, बहुत धन्यवाद। दरमिली क्या नाम है, दरलीनम राठी जी। बहुत प्रणाम बहुत सर, नमस्कार। धन्यवाद राठी जी का भी। नमस्कार, तमाम जुड़े दर्शकों का भी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। सभी दर्शकों को आपके नमस्कार में।